Hello everyone, let's discuss another thing. Today I will discuss about the approaches of sociology. सोशोलॉजी में कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, किस किस तरह से हम सोशोलॉजी में समाज की स्टडी करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सोशोलॉजी के अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी तरीक़ों को अपनाकर या फॉलो करके सोशोलॉजी में समाज का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मेंशन किए हैं, उसमें है इंडक्टिव, डिडक्टिव। ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच वो होता है जो पर्टिकुलर से लेके जनरल की तरफ जाता है, यानी सूक्ष्म से लेकर विस्तृत की तरफ जाएगा, जो वो अध्ययन क्या कहलाएगा, इंडक्टिव। ये तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है। तो इंडक्टिव वो होगा जिसमें पर्टिकुलर से लेकर जनरल की तरफ जाएंगे, एक छोटे से स्तर से लेकर हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव में जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इंडक्टिव। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है पीजी, इसलिए लिखा है कि पीजी के स्टूडेंट को इजीली से समझ में आ जाए, ये मेरी ट्रिक है। और पीजी का मतलब इंडक्टिव है। अगर आप पीजी कर रहे हैं, इंडक्टिव है, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना सकते हैं। या फिर आप ये बना सकते हैं, लखनऊ में जो पीजीआई हॉस्पिटल है, पीजीआई को देखकर ध्यान में रख सकते हैं, पीजी इज इक्वल टू आई पीजीआई मतलब इंडक्टिव। ऐसे करके कुछ ट्रिक बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। और ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, और पता तो सभी को है, पर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये पीजी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंडक्टिव आपका सही हो जाएगा। इंडक्टिव अप्रोच जो होता है वो इंडिविजुअलिटी पर फोकस करता है, ये व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसमें जो आपका फिनोमेनोलॉजी हो गया, एथनोमेथोडोलॉजी हो गया, या जितने भी अंतःक्रियावादी पर्सपेक्टिव हैं वो सारे इसमें आते हैं, जो सूक्ष्म से लेकर वृहद पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं, और वो एक घटना को देखते हुए पूरे समाज का एनालिसिस करते हैं कि अगर ये हो रहा है तो समाज ऐसा होगा। तो अगर सूक्ष्म किसी एक स्मॉल आइडिया को लेकर एक लार्ज पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो वो इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जो एक लार्ज पर्सपेक्टिव पे स्टडी करने के बाद एक स्मॉल पर्सपेक्टिव पे आते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव पे आते हैं, वो डिडक्टिव में आते हैं। तो इंडक्टिव जहाँ व्यक्ति पर फोकस करता है, वहीं डिडक्टिव एक सोसाइटी पर फोकस करता है, लार्ज पर्सपेक्टिव पर फोकस करता है। तो इसकी जो ट्रिक होगी उसके अपोजिट होगी जीपी। ऐसे करके आप बना सकते हैं, जर्नल फ्रॉम पर्टिकुलर। तो जब हम किसी बड़े पर्सपेक्टिव पे अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर समाज ऐसा है तो समाज में रहने वाला वो एक व्यक्ति जो है वो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो डिडक्टिव अप्रोच होता है। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है, सोसाइटी पे, समाज को एक ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी स्टडी आएंगी, जैसे आपकी हो गई कॉन्फ्लिक्ट वाले जो जितने हैं वो सारे समाज को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। जो जितने बड़े बड़े पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं, जैसे दुर्खीम हो गए, मार्क्स हो गए, ये लोग बड़े बड़े लार्ज पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। जो संघर्षवाद हो गया, प्रकारवाद हो गया, ये सारे जितने भी आपके थ्योरीज हैं वो सारी आपकी डिडक्टिव में आएंगी। तो अगर पूछ ले कि इंडक्टिव में कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, तो प्रघटना शास्त्र हो गया, एथनोमेथोडोलॉजी हो गया, ये सारी इसमें आएंगी। और अगर डिडक्टिव में पूछे तो संघर्षवाद हो गया, प्रकारवाद हो गया, ये सारी जितनी थ्योरीज हैं वो इसमें आएंगी। तो ये मैंने आपके समझने के लिए ट्रिक बनाई थी, शॉर्टकट में बताने की कोशिश की थी। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो ये वृहद से सूक्ष्म की तरफ जाएगा, या माइक्रो से माइक्रो की तरफ जाएगा ये वाला, और वो माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाएगा। तो ये इसमें इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है और इसमें सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ पर्सपेक्टिव हैं जिन पे, कुछ अप्रोचेज़ हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। पर आज यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी अप्रोच के बारे में लिखा है, जिसमें भी कुछ ही थिंकर को आज डिस्कशन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें हमारे हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी अप्रोच में कौन कौन आते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। कॉम्ट आते हैं, स्पेंसर आते हैं, मार्क्स, दुर्खीम, मॉर्गन, सोरोकिन, इतने लोग हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। इसको हम इवोल्यूशनरी अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लोग इसमें आते हैं। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स को एक तरफ कर दीजिए, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम, मॉर्गन, सोरोकिन को एक तरफ कर दीजिए। तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ मैं दो तीन थिंकर की ही बात करूंगी, बाकी के नेक्स्ट में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्ट की। कॉम्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाते हुए दी हैं, वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कॉम्ट का एक है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो बौद्धिक विकास की वो बात करते हैं, उसमें वो हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं या इसको अपनाते हैं। इसमें उन्होंने थियोलॉजिकल अप्रोच और मेटाफिजिकल पॉजिटिविस्टिक की बात की है। अब यहाँ ये तो आपको सारी बुक में बहुत अच्छे से समझने को मिल जाएगा, सब में मेंशन है, पर मैंने कुछ अलग लिखा है। थियोलॉजिकल को राजतंत्र कहा है, और जो मेटाफिजिकल था उसको प्लूटोक्रेसी कहा है, और जो लास्ट वाला अपना पॉजिटिविस्टिक था, प्रत्यक्षवाद था, उसको उन्होंने डेमोक्रेसी कहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी से हो जाएगा पॉजिटिविस्टिक, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप याद कर लीजिए, जो मेटाफिजिकल है वो प्लूटोक्रेसी है और जो थियोलॉजिकल है वो राजतंत्र है। जब हम ऑगस्ट कॉम्ट को बताएंगे तब हम इसको डिटेलिंग अच्छे से करके आपको समझाएंगे ये क्या है। जैसे कि थियोलॉजिकल में भी उन्होंने 3 टाइप दिए हैं, फेटिसिज्म, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब आपको बताएंगे। अभी शॉर्टकट में आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये जो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस दिए हैं वो उन्होंने हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हुए, अप्रोच का यूज़ करते हुए इसको बताया है। और इसमें इन्होंने थियोलॉजिकल को राजतंत्र, मेटाफिजिकल को प्लूटोक्रेसी, पॉजिटिविस्टिक को डेमोक्रेसी कहा है। इसके अलावा जो शिकारी, पशुचारक, कृषक, औद्योगिक समाज है, इसकी बात कौन करता है? तो हमारे जो सेकंड नंबर पे हैं वो करते हैं। इन्होंने समाज की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 भाग कौन से हैं? पहली है शिकारी, दूसरी है पशुचारण, तीसरी है कृषक और चौथी जो है आपकी औद्योगिक है। तो शिकारी, पशुचारक, कृषक, औद्योगिक, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप इसी में लगाएं। कृषक जब व्यवस्था हुई थी उसके बाद औद्योगिक व्यवस्था शुरू हो गई थी, तो एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से समाज के भाग स्पेंसर ने दिए हैं? तो उन्होंने दिए हैं मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात इन्होंने की है। 2 टाइप की सोसाइटी बताई है स्पेंसर ने। मिलिटेंट जो सोसाइटी होती है उसमें कंपलसरी सहयोग पाया जाता है, और इंडस्ट्रियल जो होती है वो मॉडर्न सोसाइटी की तरह होती है, तो इसमें वॉलंटरी होता है कि आपका मन हो तो आप हेल्प करिए, नहीं मन है तो आप कोई भी हेल्प मत करिए। तो ये आपके मॉडर्न सोसाइटी की तरह है, और मिलिटेंट सोसाइटी जो है वो एंशिएंट सोसाइटी की तरह है, उसमें कंपलसरी कोऑपरेशन पाया जाता था। इसके अलावा उन्होंने सोसाइटी को 4 भागों में और बांटा है। वो कौन कौन से हैं? ये जो 4 टाइप हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सिंपल है, मिक्स्ड है, डबल है, मिक्स्ड है और ट्रिपल मिक्स्ड है। डबल मिक्स, ट्रिपल मिक्स, सिंपल और मिक्स्ड, तो ये याद करना बहुत ही ईजी है। और इसमें एक ट्रिक है, अगर ट्रिपल मिक्स है तो स्पेंसर होगा, और अगर डबल मिक्स तक ही है तो वो एक दुर्खीम है। दुर्खीम के भी टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आते हैं, उनको भी हम बताएंगे। पर आपको यहाँ पे ये मेंशन इसलिए करना ज़रूरी है कि ट्रिपल मिक्स तक की बात स्पेंसर ने अपने समाज में की है। तो स्पेंसर ने ये इतने टाइप बताए हैं और ये 2 टाइप की सोसाइटी बताई हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट लर्न करना है। उसके बाद मार्क्स पे आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो उद्विकास के आधार पे समाज के वो बताए थे टाइप, वो थे आपके 5, जिसमें वो बताते हैं आदिम सबसे पहला होगा, उसके बाद दासत्व होगा, फिर सामंतवादी होगा, फिर पूंजीवादी होगा और फिर साम्यवादी होगा, जिसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। तो उद्विकास इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर उद्विकास के आधार पर समाज की व्याख्या हो रही है तो सबसे पहले आदिम आ जाएगा, आपका प्रिमिटिव आ जाएगा, फिर आदिम के तुरंत बाद दासत्व आएगा, उसके बाद सामंतवादी आएगा, फिर कैपिटलिस्ट तो आपका लास्ट रहता है, उसके बाद साम्यवादी हो जाएगा। तो ये हो गया उद्विकास के आधार पर। इसी तरह अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के आधार पर सोसाइटी के टाइप पूछे हैं तो क्या होगा? एशियाटिक पहले होगा, एशियाई समाज पहले होगा, एशियाटिक पहले होगा, फिर एंशिएंट होगा। तो आपको सिर्फ लर्न ये करना है कि एंशिएंट के पहले ही एशियाटिक आ जाता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एशियाटिक पहले होगा, देन एंशिएंट होगा, उसके बाद आपका फ्यूडल, और फिर फ्यूडल के बाद कैपिटलिस्ट। तो ये तो सीक्वेंस बना रहता है, फ्यूडल के बाद कैपिटलिस्ट सब में होगा। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, एशियाटिक पहले होगा, एंशिएंट बाद में होगा। इसी तरह अगर ओनरशिप के आधार पर पूछते हैं सोसाइटी के टाइप, तो आपका प्रिमिटिव हो जाएगा पहले, फिर प्रिमिटिव के बाद एंशिएंट होगा, एंशिएंट के बाद आपका फ्यूडल होगा, फिर कैपिटलिस्ट होगा।
तो आपका यहाँ पे ओनरशिप में प्रिमिटिव होगा और फिर एंशिएंट होगा। एंशिएंट के पहले यहाँ प्रिमिटिव आ जाएगा। इसमें प्रोडक्शन में एशियाटिक होगा, क्योंकि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी होता था, तो आप उससे भी लर्न कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन है तो एशियाई पहले होगा, अगर ओनरशिप है तो प्रिमिटिव पहले होगा। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल इन सब के डिस्कशन करने के बाद निकलता है कि क्या टाइप होने चाहिए कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी के, तो वो है एक तो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव को कहीं कहीं पे ट्राइबल भी पूछ लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ट्राइबल की तो बात ही करते ही नहीं है, तो वो जो प्रिमिटिव है उसी को ट्राइबल भी कहा जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको ट्राइबल मिलेगा। उसके अलावा प्रिमिटिव के बाद फिर एशियाटिक हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा, फिर फ्यूडल हो जाएगा, फ्यूडल के बाद कैपिटलिस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एंशिएंट है वो उससे पहले आपका एशियाटिक आएगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप देख सकते हैं सब में एशिएंट के पहले एशियाटिक आया है, और अगर ओनरशिप के आधार पर सोसाइटी के टाइप पूछेगा तो एंशिएंट के पहले प्रिमिटिव आएगा, और प्रिमिटिव को ट्राइबल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स ने कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें कही थी। उन 3 इंपॉर्टेंट बातों में उन्होंने ये बताया था कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में 3 चीज़ों का अभाव पाया जाता है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहले जो प्रोडक्शन होता था वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी। उसमें पहले जो होता था उसका सारा प्रॉफिट कोई एक ही लेता था, जो भी ओनर होता था। तो इन्होंने कहा जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 3 चीज़ों का लैक होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति नहीं होगी, किसी की भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा किस चीज़ का अभाव बताया उन्होंने? कहा नगरीकरण नहीं होना चाहिए, नगरीकरण का अभाव होना चाहिए, तो इसका प्रॉफिट जो ग्रामीण कृषक हैं उनको मिल सकेगा। थर्ड वो कहते हैं बुजुर्गों का अभाव होना चाहिए। वो जो बुजुर्गीकरण होते थे, जो बुजुर्गवासी होते थे, जो सारा इसका लाभ लेते थे, उसका अभाव होना चाहिए। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर कोई करता है तो आपको ये 3 की पॉइंट मेन ध्यान में रखने होंगे कि पहला जो आपका निजी संपत्ति है उसका अभाव हो, नगरीकरण का अभाव हो, और तीसरा वहाँ पे जो बुजुर्गवासी होते थे उनका अभाव होना चाहिए। तो ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के 3 इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं। अब यहाँ पे मान लो एक चौथा ऑप्शन उसने दे दिया कि एक और क्या होना चाहिए, गरीबों का भी अभाव होना चाहिए, या इस तरह से करके कुछ बना दिया, तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसमें 3 चीज़ें बनती हैं वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही को बताया है, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। इन तीनों को आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद मैं बताऊँगी दुर्खीम, मॉर्गन और सोरोकिन का क्या अप्रोच रहा हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी अप्रोच में, जो हम नेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।